नमस्कार दोस्तों। आज की चर्चा इस बात पे कि आखिर देश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और हम क्या निर्धारित करना चाहते हैं। देश में रोजगार छिन रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, आर्थिक बर्बादी है, किसान बर्बाद हो रहा है, महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, कोई कहीं पर सुरक्षित नहीं है। और जब यह स्थिति हो, उस स्थिति में हमारी सरकार, हमारे सरकार से जुड़े हुए लोग, संगठन इस बात पर काम नहीं करते कि देश के अंदर क्या होना चाहिए, कैसे सबका कल्याण हो। वो इस पर काम करते हैं कि कैसे नफरत फैलेगी और उनकी सत्ता मजबूत हो। इसके लिए वो तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, तमाम सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं और न जाने क्या क्या करते। और जब ये करते हैं तो सवाल उठता है कि आप सत्ता में बैठ गए तो कुछ भी करेंगे, आप भ्रष्टाचार को भी पनपाएंगे और कहेंगे हम भ्रष्टाचार पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो इस तरह की जब बातें आती हैं तो चिंता पैदा होती है। और स्थिति यही होती तो ठीक है, आप देश से ऊपर अपनी नफरत को रखते हैं और उस नफरत में आप बहुत कुछ बर्बाद करते हैं। और नफरत की तो स्थिति इतनी प्रबल है कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट तक झेलता है, उस पर रोज आपको आईना दिखाता है, लेकिन आपको समझ नहीं आता। तो कमोवेश ये हालात हो तो निश्चित रूप से सवाल बनता है। और इन्हीं सारे विषयों पर आपके साथ आज चर्चा करूंगा। चर्चा सबसे पहले जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस के.एम. जोसेफ ने एक फैसला सुनाया। वो लैंडमार्क जजमेंट है जो अपने आप में महत्व, ये वो बताता है कि नफरत में आप किस तरह जी रहे हैं और उस नफरत से आप क्या करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, आरएसएस के हैं, अश्वनी उपाध्याय एडवोकेट हैं, मेरे मित्र भी हैं। उन्होंने एक याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट और उस याचिका में कहा कि एक आयोग बना दीजिए जो इस देश के तमाम उन जगहों के नाम बदल दे जहां पर मुगल या कोई मध्यकालीन भारत के समय में जो शासक आए रहे उनके नाम पर या कहीं पर पड़े हुए हैं, उन सबको बदल दिया। गजब की बात है, एक नाम बदलने पे कितने दस्तावेजों पे कितना पैसा खर्चा होता है, कितना बजट खर्चा होता है, ये हम सब जानते हैं जो प्रशासनिक अमले को समझते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन वो ये कह रहे हैं क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी, उनका संगठन इसी नफरत के बूते खड़ा है और इसी नफरत को पनपाने के लिए तमाम सारे सोशल मीडिया पर उनके रोज नए से नए एक प्रोग्राम बनाया जाता है, उसे सर्व किया जाता है। इधर की काटी, उधर की काटी, इसको जोड़ा, उसको जोड़ा और करके बना के और सबको पेश कर दिया जाता है, जिससे लोगों के मन में नफरत पनपे, फैले, बढ़े और वो हिंसा में बदले। तो ये घटनाएं, और जब ये घटनाएं हो रही हैं तो आपको चिंता कर। मसला क्या था कि साहब आप जब ये सब बदलने की बात करते हैं कि दिल्ली में पांडवों के नाम पर कोई रोड नहीं, अरे बताइए ये कोई वजह है? तो जज ने क्या चाहते हैं आप? देश जलता रहे, अंग्रेजों वाला फार्मूला ही अपनाना चाहते हैं? सही कहा उन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों के मुखबिर थे इनके पूर्वज, इसीलिए अंग्रेजों वाला वो अपनाना चाहते हैं। तो यह स्थिति है। उन्होंने देश भर में 1000 जगहों के नाम बदलने की बात करी। आप समझिए क्या स्थिति है कि आप नाम बदल लो। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बहुत कड़ा संदेश दिया उन्हें और उन्होंने कहा कि क्या आप बताना चाहते हैं कि ये सड़क का नाम बदल लो, इसका नाम बदल लो, उसका नाम बदल लो, इससे क्या होगा? उनका अतीत को चुनिंदा तरीके से देखने का क्या मतलब है? भारत एक सेकुलर देश है, अगर आप समुदाय पर उंगली उठाएंगे तो क्या आप चाहते हैं देश हमारे साथ चलता रहे? भारत एक सेक्युलरिज्म है
और ये आपकी याचिका सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, तो ये बात समझनी पड़ेगी और इस तरह की याचिकाएं नहीं पढ़नी चाहिए। इसके बाद उन्होंने इसी को लेकर आगे बढ़ा कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को लेकर के बात की और सारी बातें की। इस पर उन्होंने कहा कि आप देखिए कि क्या स्थिति है, देश को एकजुट रखना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि तोड़ना लक्ष्य होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट को किसी की लड़ाई के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आदेश को संतुलित रखने की बात जब उन्होंने कही तो उन्होंने कहा कृपया हिंदू धर्म को इस तरह के छोटा न बनाए, इसकी महानता को समझें, यह एक जीवन शैली है, सामान्य सा नहीं है। तो आप समझिए। और जस्टिस नागरत्नन तो यह भी कहा कि याचिकाओं से देश को बांटने का आप प्रयास कर रहे हैं, कृपया धर्म की जगह देश हित को दिमाग में रखिए, वही सबसे बड़ा है। और यह कहते हुए उन्होंने खारिज की। तो यह संदेश जाता है, क्योंकि इस नफरत ने क्या किया है, इस नफरत ने इस देश के अंदर एक ऐसी सत्ता दी जिसने रोजगार खत्म कर दिया। और इस देश में 81 करोड़ बेरोजगार लोग, तो आप समझ सकते हैं, और जिनमें 46 करोड़ लोगों ने रोजगार खोजना ही बंद कर दिया। 46 करोड़। तो यह स्थिति हो गई। और रोजगार ऐसा नहीं, रोजगार रोज बर रोज खत्म हो रहे हैं, यह हालत हो गई। सरकारें कॉन्ट्रैक्ट पे रख रही हैं, कोई भविष्य आपका सुरक्षित नहीं है, इस दशा है। तो नौकरी की बात नहीं करता हूं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, तमाम तरह से रोजगार बर्बाद हो, तो तमाम जगह जब बर्बाद, पोस्ट ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर होते थे, वो होते थे, उन सब खत्म होने लग गए, तेजी से बदल रहे हैं। तो ये आप समझिए। और जिस तरह से दुनिया बदल रही है, तो उनमें आने वाले में एआई और दूसरे जो रोबोट्स आ रहे हैं, टेक्निक आ रही है, उसके बाद में जो होने वाला है, शारीरिक श्रम करने वाली जो नौकरियां थी वो खत्म होने वाली हैं। जो अभी तक कोई मजदूरी कर लेता था, कुछ कर लेता था, और उसके कारण जो है उसे कहीं रोजगार मिल जाता था। हमने देखा कोई ट्रेवल एजेंट बन गया, कोई कैशियर बन गया, कोई अकाउंटेंट बन गया, कोई बैंकर बन गया, ट्रांसलेटर बन गया, इंटरप्रेन्योर बन गया, मूवी थिएटर और वर्कर्स बन गया, ड्राइवर की हो गई, तमाम सारी नौकरियां खत्म हो रही। तो आप समझिए, जब ये खत्म होंगी तो आप क्या होगा। और इनमें करोड़ों लोग नौकरी करते हैं, आप इससे समझ सकते हैं ऑटोमेशन की जो टेक्निक है, उसके बाद में किस तरीके से क्या होगा आप समझिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का बता ही चुका हूं, रिसेप्शनिस्ट वगैरह, ये सारी पोस्ट खत्म होने जा रही। मैं अभी हाल के दिनों में संघाई गया था, चाइना में। वहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से वहां पर पूरी तरीके से तमाम सारे काम, होटल में मैंने कॉल किया कि पानी भिजवाने के लिए, तो उसके बाद में आया तो एक रोबोट पानी लेकर के आया। गजब है, मैं तो पहले समझ नहीं पाया क्योंकि मैंने हिंदुस्तान में तो देखा नहीं। तो ये स्थिति है। इसके अलावा ट्रेडिशनल जो रिटेल है, खुदरा व्यवसाय है, वो सब काम बंद होने वाले हैं, क्योंकि आपके घर पे आपके यहाँ डिलीवरी होगी, सब कुछ होगा, दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो यह स्थिति है। लीगल रिसर्च फर्म में है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। डाक और कुरियर की सेवाओं को उसको खत्म कर देंगे, उसको किस तरह से डिजिटल कम्युनिकेशन होगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये आप समझिए, ये सारी चीजें जब होने जा रही हैं और सारी खत्म हो रही हो, तो आपको चिंता करनी पड़ती है। तो आप रोजगार पे फोकस कीजिए, आप देश पे फोकस कीजिए, लेकिन आप कट्टरता भी करते हैं, इस पे करते हैं। और इस कट्टरता का नतीजा क्या होता है? कुछ नहीं होता। आज की ये घटना है, प्रयागराज में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। वो आर्मी में नौकरी में जाना चाहता था, नौकरी नहीं मिली। किसी तरीके से कोई उसे मिल गया, भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, दलाल टाइप का, उसने 5 लाख रुपए ले लिए और कहा कि हाँ हम कराएंगे। और उसके बाद में क्या हुआ, नौकरी तो मिली नहीं, उसने आत्महत्या कर ली। एक लड़की ने हैदराबाद में आत्महत्या कर ली इसी तरीके से। कह दिए। और नफरत की स्थिति। हैदराबाद की एक और घटना है, एक दलित लड़की, वो मेडिकल पढ़ने गई थी, बड़ी मुश्किल से उसके परिवार ने उसे मेडिकल पढ़ाने भेजा था, और किसी
लड़के के उसमें पड़ गई। वो नफरती लड़का था, जाति और धर्म तमाम सारे विषय होते हैं, और उसके कारण उसकी फोटो को, उसने अंतरिम फोटो को जिस तरह वायरल किया, नतीजा क्या हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह की घटनाएं आम हो। इसलिए आपको नफरत से बचना चाहिए। नफरत आपको कुछ नहीं देगी, नफरत आपको खत्म करेगी। और इसी नफरत के खेल में आपको याद होगा क्या हुआ था, पंजाब का आतंकवाद और सारी चीजें आपको याद होंगी, उस तरह की घटनाएं। और पाकिस्तान से लेकर के सारे, आप क्या पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उसे ही आइडियल बनाना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं तो भाई गजब है। इसलिए चिंता करनी चाहिए, और इसलिए उस जगह जाइए जहां सबको समाहित करने की बात। इसके बाद आते कि सत्ता पाने के लिए क्या किया। सत्ता के लिए कुछ भी किया जाता है, और किस तरीके से सत्ता के लिए दुरुपयोग होता है, इसका एक बड़ा अच्छा नतीजा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और न जाने किन किन एजेंसीज का इस्तेमाल होता है। संविधान को मजबूत रखने के लिए इस देश में मीडिया है, न्यायपालिका है और संसद है। इन तीनों से संविधान मजबूत रहता है। अगर ये तीन अपना काम सही ढंग से करें के मिलते हैं, आपको समानता अधिकार मिलता है। जब ये तीनों कमजोर होते हैं तो समान तरह से आपको न्याय नहीं मिलता, समान तरह से आपके अधिकार नहीं मिलते, और जैसे मैंने कहा, रोजगार, जो जीने का मौका मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। तो आज की इस देश में है, इनको समझने की बहुत गहरी जरूरत है। क्योंकि मेरे मीडिया के भाई बहन यहाँ हैं, सरकार ने इन्हें दबाया है, इनकी मजबूरी है। देश की सरकार इनको दबा कर रखती है ताकि किसी को अगर कुछ कहना पड़े, आलोचना करनी पड़े या सच्चाई आपके सरकार के बारे में, तो ये कह नहीं पाते हैं। न्यायपालिका पर सरकार दबाव लगाती है, अपनी मनमानी की कोशिश करती है, और जब तो उसे दबाने, उसे मिटाने की कोशिश होती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी कहती है हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं कि सरकार क्या गलती कर रही है, लेकिन सरकार उन चर्चाओं को होने नहीं देती। और कभी कभी जब हमारे नेता खड़े होकर तो जो भी संसद के रिकॉर्ड्स में से मिटाया जाता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, और उन्होंने इसको लेकर के जो खरीद फरोख्त और सारे गेम भाजपा कर रही है, और उस कार्रवाई जो है विपक्षी दल के नेताओं पे कर रही है, और इसको लेकर के उन्होंने पूरा डिटेल दिया कि किस तरीके से। तो सीबीआई को जांच के लिए कैसे कहा जा सकता है? केंद्र में बीजेपी सत्ता में है, आरोप बीजेपी पर है, सीबीआई बीजेपी के अधीन है, और कहा जा रहा है कि उससे जांच होगी। गजब है, और उसी के दुरुपयोग का मसला है। किसी भी संस्थागत लोकतंत्र में, और जो 75 साल से इस देश को सजोकर संवार कर रखे हुए हैं, उसमें एक प्रखर, मजबूत और रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की बहुत जरूरत होती है, और वही किरदार कांग्रेस पार्टी ने लगातार निभाया है। 2019 लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस किए, हमने ऐसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जिससे हम ज्यादा मजबूत बने और इस देश को सजोकर रखें। मैं 3 बातों के बारे में चर्चा जरूर करना चाहती हूं। हमारे अध्यक्ष का चुनाव, पार्लियामेंट में इस सरकार को घुटने टिकवा देना, और सड़कों पर उतर के वो आंदोलन करना जिससे लोगों की आवाज मजबूत हो, जो हमने भारत जोड़ो यात्रा और तमाम बार किया। हमारे अध्यक्ष का चुनाव 9000 चुने हुए डेलीगेट ने किया। खरगे साहब का चुनाव इस देश की राजनीति में दलित, शोषित, वंचित समाज को ज्यादा प्रखरता, ज्यादा प्रमुखता देने का एक प्रमाण तो है ही, साथ में कांग्रेस के अंदर जो लोकतंत्र है उसका भी प्रमाण है। इसके अलावा पार्लियामेंट में हमने सीएए पर, फार्मिंग बिल पर इस सरकार को तब घुटने टेकवाए जब यह सरकार पार्लियामेंट को दरकिनार करके काम करना चाहती है, माइक ऑफ कर देती है, हमारे लीडर्स की स्पीच को एक्सपंज कर दिया जाता है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है क्योंकि जुमले शब्द
मोदी जी को उखड़ते हैं। हमने सड़क पर उतरकर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, अत्याचार जो होता है उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया और हमने इस विश्व का सबसे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम तब किया जब हमने भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू करी, जिसमें करोड़ों लोग जुड़े। जिन लोगों की बातें राहुल जी ने सुनी, जिनके आंसू पोंछे, जिनके हौसले और सपने बिखरे हुए का जोड़ने का काम उन्होंने किया। हमने उन तमाम लोगों को यह उम्मीद दी कि हमारी राजनीति मोदी और भाजपा की राजनीति से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है और हिंदुस्तान को ऐसी राजनीति की जरूरत है। रायपुर का हमारा महाधिवेशन इन सब बातों की पुष्टि करता है। एक प्रखर, एक ज्यादा यंग, एक ज्यादा एजाइल कांग्रेस की नींव रखता है और साथ ही यह बात करता है कि चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मिजोरम, हम पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे और 2024 के लिए बड़ी शुरुआत करेंगे। मैं ये बताना चाहती हूं कि एक ज्यादा प्रखर, एक ज्यादा मजबूत कांग्रेस इस दावे और इस संकल्प के साथ लोगों की आवाज बनकर और मुखरित होगी। तो इसको लेकर के है, तो इस तरीके से चीजें आ रही हैं और इन सब चीजों को लेकर के जब सवाल उठते हैं तो आता है कि हाँ, आप आखिर कर क्या रहे हैं, तो निष्पक्षता कहां से आएगी। तो ये एक सवाल खड़ा हुआ है और इसी सवाल के बीच जब ये सारी चीजें होती हैं तब आपको सोचना पड़ता है और जब आप सोचेंगे तो आप देखिए, इसको लेकर के शशि थरूर ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने एक पूरी लिस्ट शेयर की कि साहब, यदि लॉ सबके लिए बराबर है तो फिर कैसे हो रहा है। नारायण राणे को जो एक्यूज थे 300 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, वो जब बीजेपी में आ जाते हैं तो केस बंद हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी है, वो उनके खिलाफ इतना बड़ा घोटाले के मामले में था, नारदा स्कैम में, लेकिन जैसे वो बीजेपी में आते हैं सब बंद हो जाता है। इसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा है जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो जब तक बाहर थे तो उनका स्कैम में था और रिश्वतखोरी मामले में था, और उसके बाद में क्या होता है, जैसे वो बीजेपी में आ जाते हैं तो बड़े पाक साफ हो जाते हैं और मुख्यमंत्री के बन जाते हैं। तो आप समझिए, इसी तरह से भावना गावली है, एमपी हैं, और उनका भी ये होता है कि जो सिंधे गुट की हैं और उसके बाद में ईडी का सारा समन होता है, सब कुछ होता है, फिर सब बंद हो जाता है। यशवंत यादव है और उनकी एमएलए पत्नी है यामिनी यादव, उन पर ईडी और सब फेमा और सबका वो होता है, और जैसे वो आ जाते हैं तो साहब वो भी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। इसके बाद प्रताप जो है सार्निक है, इन पर ईडी का होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का होता है सब कुछ, लेकिन जैसे वो इधर आते हैं केस बंद हो जाता है। बीएस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ तमाम सारे आरोप होते हैं, तमाम घोटाले होते हैं, सब कुछ होते हैं और सारी चीजों के सबूत हासिल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो होता है प्रधानमंत्री उनके आगे झुक के सलाम करते हैं, क्यों, वो चुनाव जितवाते हैं। तो आप इससे समझिए ये साजिशों का इस्तेमाल और ये सारी चीजें, हम कहीं पर भी नहीं कहते कि भ्रष्टाचारी को मत पकड़िए। ये पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार हुआ, आपने पकड़ा, टीचर्स स्कैम, बहुत अच्छा किया, होना चाहिए। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ और उसको लेकर के, और शिक्षा में भी और भी कई घोटाले हुए हैं, उनको यदि आप पकड़ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने यदि क्राइम किया है तो बिल्कुल पकड़िए, लेकिन उन्हें बलि का बकरा मत बनाइए। सिर्फ इतनी सी बात, बड़ी पतली सी लकीर है, ये लकीर का अंतर समझना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही, जब मनीष सिसोदिया केस में गए कि उनके केस को खत्म किया जाए, उनके ऊपर विद्वेष से किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। हर बात पे आप सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं, दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि जब आप चाहेंगे मुंह उठाएंगे और चले आएंगे। आपके पास में हाई कोर्ट है, आप वहां जाइए, वहां से जब नहीं होगा तो आप अपील कीजिएगा, लेकिन आप जाइए वहां पर जाइए। तो यह कह के उन्हें वापस कर दिया और कहा जांच इस स्टेज पे हम कैसे कह सकते हैं, अभी जांच तो हुई नहीं, पूछताछ हो जाने दीजिए, जांच हो जाने दीजिए, सामने आने दीजिए, उसके बाद ही अदालत कुछ कर सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही कही सुप्रीम कोर्ट ने, इस बात से मैं सहमत हूं। बगैर चीजें सामने आए कैसे होगा। तो न खाऊंगा न खाने दूंगा, कोई कहता है कट्टर ईमानदार, कोई कहता है कुछ, लेकिन हर कोई सिर्फ अपने विरोधियों पे हमला करता है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी तो विरोधी दल के नेताओं को किस तरीके से फंसाने में लगे, और
अपने दल में जो भ्रष्ट मंत्री से लेके सब कुछ, उनको बचाने का पूरा खेल हुआ, सिर्फ आईवास किया गया। भ्रष्टाचार पंजाब में चरम पर है। तो जिस तरह की स्थितियां हैं, हर तरह का अपराध हो रहा है, आतंकवाद, दूसरे वसूली और सब कुछ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहिए? सवाल उठता है। और जब ये सवाल उठते हैं तो ये सवाल आता है कि आप कर क्या रहे। और यही वजह है कि जो कट्टरवाद, भ्रष्टाचार, सारी चीजें हैं, उससे ही बर्बाद हो। और इसको लेकर के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे हैं, सांसद हैं, लोकसभा सदस्य रहे, राज्यसभा सदस्य हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने बहुत अच्छा कहा क्यों भारत जोड़ने की जरूरत पड़ी। भारत नहीं टूटा है, ना भारत को टूटने देंगे। महात्मा गांधी जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी तक हमने कुर्बानियां दी हैं भारत को एक रखने के लिए, और 1000 कुर्बानी और देंगे, भारत को टूटने नहीं देंगे। लेकिन भारत में बहुत कुछ टूट गया, इसीलिए भारत जोड़ो। भारत में सामाजिक ताना बाना, देशवासी के देशवासी से प्यार टूट गया आपकी धर्म जाति की राजनीति की वजह से। भारत देश में किसान का स्वाभिमान, किसान का सम्मान टूट गया। 750 किसानों के घरों के चिराग टूट गए किसान आंदोलन में, इसीलिए भारत जोड़ो। गरीब आदमी के, मध्यम वर्ग के परिवार का घर का बजट टूट गया, इसीलिए भारत जोड़ो। नौजवान के, युवा के भविष्य का, रोजगार का सपना टूट गया। 75 साल के बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया, इसीलिए भारत जोड़ो। गरीब के, किसान के उस बेटे का जो सुबह उठ के 4 बजे खेत में जाता है, फील्ड में जाता है, प्रैक्टिस करता है, उसके फौजी बनने का सपना टूट गया, इसीलिए भारत जोड़ो। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, महंगाई का 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इसीलिए भारत जोड़ो। भारत देश की आर्थिक नीतियों का देशवासियों के हित से नाता टूट गया, इसीलिए भारत जोड़ो। कुछ बड़े उद्योगपति घरानों के हित में नीतियां चल रही हैं आज, इस वजह से देश के 1% लोगों के पास देश की 50% से ज्यादा उनके हाथ में संपत्ति आ गई। गरीब और अमीर में अंतर टूट गया, इसीलिए भारत जोड़ो। रिकॉर्ड बन गए, 70 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया, बैंकों का कर्जा डूब गया, LIC का भाव टूट गया, बैंकों पे, LIC पे देशवासियों का विश्वास टूट गया, इसीलिए भारत जोड़ो। क्या हो रहा है? एक किसान, महाराष्ट्र में एक किसान 826 किलो वो लेके जाता है अपना क्या कहते हैं, प्याज बेचने के लिए मंडी, और स्थिति ये होती है कि उसमें जो उसको पैसे मिलते हैं उसके बाद उसे ही 1 रुपया और पेमेंट करना पड़ता है। अब आप समझ लीजिए, 50,000 रुपया उपजाने में लगाया और सब ये किया, उसके बाद कोई आता। तो ये बर्बादी हुई है, जो किसान बर्बाद हुए। महिलाएं, लगातार रेप की घटनाएं हो रही, कुछ हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, और ये खबर सबसे ज्यादा यूपी से आती है। रोजाना वहां 9 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। लेकिन साहब कहते हैं बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी। तो यह स्थिति है, और यूपी नहीं, भाजपा शासित लगभग सभी राज्यों में, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो बलात्कार के केस हैं उन्हीं राज्यों में होते हैं जहां भाजपा शासन में है, और बलात्कारियों के संबंध भारतीय जनता पार्टी से होते हैं। यह तो लड़कियां भी सुरक्षित नहीं। यौन उत्पीड़न का मामला हुआ था, आपने देखा होगा, और उसमें विनेश फोगाट और ये सब बेचारी लड़ रही हैं, और उसमें उस आदमी को बनाया जा रहा है जो अध्यक्ष का सबसे खास आदमी है, उसी को कमेटी में रखा जा रहा है। यह हालत। इसके बाद आप देखिए, तो जिस तरह से ये स्थितियां हैं, इसके बाद में आपको सीखना चाहिए यूरोप से। यूरोप में क्या हुआ कि यूरोप में कट्टरता नहीं है। जब कट्टरता और ये सारी चीजें होती थी तो नतीजा ये, जब सामंतवाद होता था तो बर्बाद था यूरोप। लेकिन यूरोप ने अपने आप को सेकुलर बनाया, सरल बनाया, सबको समाहित किया, सबको जगह दी। तो नतीजा क्या हुआ? उसने सिखाया कि कट्टरता से कुछ नहीं होगा, विज्ञान और मैत्रीपूर्ण भाव ही हमें आगे भविष्य का रास्ता दिखाएगा। और वही हुआ। धर्मनिरपेक्ष सोच के कारण यूरोप की तस्वीर बदल गई, और यूरोप दुनिया में सारे जितने बड़े रिसर्च हुए वो यूरोप से ही आए।
तो आप इससे समझ सकते हैं। तो यह स्थिति है इस महाद्वीप की, सबसे ज्यादा समृद्ध है इसीलिए। तो ये स्थिति है। और जब यह स्थिति हो, वहां पर बहुत सारी चीजें हो, इसके लिए पुनर्जागरण हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, नई सोच को बढ़ावा दिया गया, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया गया, धर्म को रखा गया, लेकिन वो आपकी सेकुलर सोच को रखा गया। धर्म सेकुलर सोच के साथ रहेगा, कट्टरपंथ छोड़ना पड़ेगा, सभी धर्मों का सम्मान होगा। ब्रह्मांड को समझने का एक नजरिया डेवलप किया, मुद्रण प्रौद्योगिकी बनाई, दुनिया को जीतने की हिम्मत दिखाई। तो जब इस तरह विश्व गुरु बनने के जो सपने हैं भारत यदि सजोए हुए हैं, तो कैसे आगे बढ़ेगा? उसे विज्ञान की राह अपनानी पड़ेगी, कट्टरपंथ को छोड़ना पड़ेगा और नई सोच, नए विचार और सबके कल्याण की बात करनी होगी, रोजगार की बात करनी होगी और सामाजिक सुरक्षा की बात करनी होगी। पूरे समाज को साथ लेकर चलना होगा। जब यह होगा तभी देश का भला हो सकता है। लेकिन आप अपने लिए तो भ्रष्टाचारी आपके लिए अच्छे हैं और दूसरे के पास हुए तो बहुत बड़े अपराधी। यदि ये सोच रखेंगे कि सत्ता पाने के लिए आतंकवाद को पनपाना है, धार्मिक हिंसा करानी है, तो कभी देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाइए। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, खान पान, रहन सहन, धर्म, सब, और सबको सम्मान मिलना चाहिए। जब ये होगा, रोजगार पे फोकस करेंगे तो हर कोई खुशहाल होगा। उस खुशहाल देश की सोचिए, वही आपका सपना होना चाहिए। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।